अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल जासूस खानसामा बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये हाथी का नहीं इंसानी खून है साहब, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। इंसान? अरे बाप रे, किसी इंसान को काट कर आए हो क्या? खानसामा से खूनी खानसामा कब से बन गए? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। साहब प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान ना करें, सुलेमान ने कहा। प्लीज, वेरी गुड। मेरे चंद दिन बाहर रहने के बाद तुमने बड़ी तरक्की कर ली है, प्लीज भी कहना सीख गए हो, इमरान ने हंसते हुए कहा। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा मूड बहुत ऑफ है, मुझसे मजाक ना करें, सुलेमान ने इसी अंदाज में कहा। एक तो तुम्हारे मूड का पता नहीं चलता, कभी ऑन होता है तो कभी ऑफ। किसी दिन तुम्हारे मूड का फ्यूज उड़ गया तो तुम भी शेख वाजिद की तरह मुल्क के अदम सुधार जाओगे, इमरान ने कहा। तो शेख वाजिद का नाम सुनकर सुलेमान यूं उछला जैसे इसे जबरदस्त करंट लगा हो, और वो आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान की तरफ देखने लगा। क्या नाम लिया है आपने? सुलेमान ने बुरी तरह से हटाते हुए कहा। शेख वाजिद, जिसका तुम गला काट कर आ रहे हो, इमरान ने कहा। तो सुलेमान वाकई हैरत से इमरान का मुंह तकने लगा। आप आप शेख वाजिद को कैसे जानते हैं, और आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं? सुलेमान ने अधूरी बात करते हुए कहा। जितना तुम इसे जानते हो इतना ही मुझे भी इसके बारे में मालूम है। वो किसी डीएल नामी नशे के लिए नाइट हाउस जा रहा था, रास्ते में तुम आ गए और तुमने इस बेचारे को अपनी अपनी हिमाकतों से जज कर दिया। इसे देर हो रही थी लेकिन तुम इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, इमरान ने कहा। और फिर वो सुलेमान को सारी तफसील बताता चला गया, जैसे ये सब कुछ इसकी आंखों के सामने ही हुआ हो। और इमरान की बातें सुनकर सुलेमान का हैरत से बुरा हाल हो रहा था। खुदा की पनाह, आप तो ये सब कुछ ऐसे बता रहे हैं जैसे ये सब कुछ आपने खुद देखा हो, सुलेमान ने हैरतज़दा अंदाज में आंखें फाड़ते हुए कहा। ऐसा ही समझ लो। अच्छा ये बताओ, तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस गए थे? डैडी या सुपर फयाज से मुलाकात हुई? इमरान ने पूछा। डॉक्टर फारूकी ने इसे चूंकि सारी बातें बता दी थी, इसलिए वो जानता था कि सुलेमान सर अब्दुर्रहमान या सुपर फयाज से मिलने के लिए इनके ऑफिस में ही गया होगा। या अल्लाह, मेरे साहब पर रहम करना, ये जिस कदर जानने लग गए हैं इससे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी के दिन कम हैं, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी के दिन गिने चुने हों इन्हें ही ऐसे इल्हाम हुआ करते हैं, सुलेमान ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा बताओ, डैडी या सुपर फयाज से कोई बात हुई? इमरान ने पूछा। नहीं, बड़े साहब प्रेसिडेंट सर्कल गए हुए हैं, इन्हें सदर मुमलिकत ने किसी मीटिंग के लिए बुलाया है, और सुपर फयाज भी इनके साथ गया है। मैं तो यहाँ इसीलिए आया हूँ कि डीएल के बारे में जानने के लिए मैं खुद नाइट हाउस चला जाऊँ, वहाँ जाशू ज़्यादा है, मैं इससे मिलकर डीएल के बारे में जानना चाहता था, सुलेमान ने कहा। तो तुम फ्लैट में वापस मेकअप करने के लिए आए थे? इमरान ने कहा। तो सुलेमान ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, जाशू दादा कोई आम इंसान होगा और वो तुम्हें आसानी से सब कुछ बता देगा? इमरान ने कहा। मेरे सामने एक नौजवान की जान गई है साहब, इसकी जिस भयानक अंदाज में मौत हुई है मैं इसे नहीं भूल सकता। अगर नाइट हाउस का जाशू दादा इसकी रगों में जहर उतारने का जिम्मेदार है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इससे डीएल की हकीकत में उगलवा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दरिंदा ही क्यों ना बनना पड़े, सुलेमान ने जोई भरे लहजे में कहा। अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाशू दादा जैसे इंसानियत के दुश्मनों को फौरन कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, वरना ऐसे लोग हमारी इंसानी नस्ल और नौजवानी नस्ल के रगों में इस तरह अंधेरा उतारते रहेंगे और नौजवान नस्ल मौत का शिकार बनती रहेगी, इमरान ने संजीदगी से कहा। क्या इस सिलसिले में आप मेरी मदद नहीं करेंगे? सुलेमान ने कहा। कैसी मदद? इमरान ने पूछा। आप मेरे साथ चलें, रेड क्लब के नाइट हाउस में अगर कोई मंशियात का सिलसिला चल रहा है तो इसे मैं और आप मिलकर ख़त्म कर देंगे, सुलेमान ने कहा। ना बाबा ना, मैं पहले ही थका हुआ हूँ, मैं खामखा पराए फड्डों में टांग नहीं अड़ाता, ये सिलसिला तुमसे शुरू हुआ है, इसे तुम खुद ही संभालो। अगर किसी मरहले पर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे कफन दफन का बंदोबस्त करने आ जाऊंगा, इमरान ने कहा। तो सुलेमान इससे घूर कर रह गया। तो आप मेरे कफन दफन का सोच रहे हैं? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। और नहीं तो क्या, शेरों की कछार में जाओगे तो वहां से जिंदा वापस आने का तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम बरसों से मेरे साथ रह रहे हो, मैं तुम्हारी तनख्वाहों का भी मखरूज हूँ, और कुछ नहीं तो मैं इन तनख्वाहों के बदले तुम्हारे कफन दफन का तो इंतजाम कर ही लूंगा,
इमरान ने कहा, ठीक है, ये मेरा मामला है तो अब इसे मैं खुद ही संभालूंगा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि दाशु दादा क्या है और इसने नौजवानों की मौत का इंतज़ाम वहाँ कैसे कर रखा है। सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा, जाने से पहले एक कप चाय ही पिलाते जाओ, फिर शायद ही तुम्हारे हाथों की चाय नसीब हो। अपना काम खुद करना ज्यादा अच्छा होता है, मैं चाय में जहर मिला दूं तो? सुलेमान ने कहा, तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी हंस कर पी लूंगा, तुम पिलाने वाले तो बनो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे नाइट हाउस से वापस आने दें, मैं आपकी ये हसरत भी पूरी कर दूंगा। सुलेमान ने कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान मुस्कुराता हुआ सोफे पर आकर बैठ गया। वो जानता था कि सुलेमान अब इसके लिए चाय जरूर बनाएगा। सुलेमान नौजवान शेख वाजिद की हलाकत से परेशान था। वो शायद अकेला ही रेड क्लब जाना चाहता था और इमरान ने भी आसानी से इसे जाने की इजाजत दे दी थी। सुलेमान में बहरहाल इतनी खूबियां जरूर थी कि वो छोटे मोटे मामला संभाल सकता था। शेख वाजिद की हलाकत की वजह मंशियात थी और इमरान ऐसे मामलात से दूर ही रहता था। ऐसे मामलात संभालने के लिए इसने टाइगर की ड्यूटी लगा रखी थी और मसला अगर किसी बैन अवी स्मगलरों और मंशियात फरोशों का होता था तो वो 4 स्टार्स को ही हरकत में लाया करता था। सुलेमान डीएल के बारे में खुद जानना चाहता था, इसलिए इमरान ने इसे जाने की इजाज़त दे दी थी। वैसे भी इसने टाइगर को फ्लैट में बुला लिया था। इसका ख्याल था कि सुलेमान के तैयार होने तक टाइगर वहां आ जाएगा और वो इसे सुलेमान के साथ भेज देगा। वैसे भी टाइगर अंडरवर्ल्ड का आदमी था और इसे रेड क्लब या नाइट क्लब का ज़्यादा इल्म हो सकता था और ये भी मुमकिन था कि इसे डीएल के बारे में भी मालूम हो। थोड़ी देर बाद सुलेमान एक छठे हुए बदमाश के मेकअप में इसके सामने आ गया। इसका जानदार मेकअप देखकर इमरान इसे दाद भी दिए बगैर ना रह सका। सुलेमान ने वाकई बड़े खूंखार बदमाश का रूप धारा था। इसके दाएं गाल पर पुराना जख्म लंबा सा निशान की सूरत में नजर आ रहा था और इसकी आंखें यूं सुर्ख थीं जैसे अंगारे दहक रहे हों। इसके चेहरे पर दरश्तगी और इंतहाई गजब के तासरात थे और वो चाय का कप लाया था। इसने कप इमरान के सामने रख दिया। इस कदर खौफनाक और भयानक शक्ल वाला बदमाश मेरे लिए चाय लाया है, इसके लिए शुक्रिया। वैसे इस भयानक बदमाश का नाम क्या है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने नाम पूछ कर क्या करना है, आप चाय पिए और हाँ, मैंने इसमें जहर भी मिला दिया है। सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा, जहर मिलाने की क्या जरूरत थी, तुम्हारा ये खौफनाक रूप देखकर ही दिल दहल रहा है। 10 मिनट मेरे पास और रुक जाओ तो वैसे ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। इमरान ने कहा, अब मैं जाऊं? सुलेमान ने सर झटक कर कहा। वो जरूरत से ज्यादा नसजीदा दिखाई दे रहा था। शायद शेख वाजिद की हलाकत ने इस पर गहरा असर छोड़ा था और वो इसकी हलाकत की वजह जानने के लिए बेताब हो रहा था। रुको, टाइगर आ रहा है, इसे साथ ले जाना, एक से भले दो अच्छे होते हैं। इमरान ने कहा, जी नहीं शुक्रिया, अब मैं अकेला ही भला हूँ, जो करूँगा मैं खुद करूँगा, मुझे अब किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ये रेड क्लब गुंडों की आमादगाह होगी, क्या वहाँ अकेले सब संभाल लोगे? इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, संभाल लूंगा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ मौत का हरकारा बनकर जा रहा हूँ। शेख वाजिद की मौत के जिम्मेदारों को मैं ऐसी भयानक सजा दूंगा कि मरने के बाद भी इनकी रूहें सदियों तक बिलबिलाती रहेंगी। सुलेमान ने सख्त लहजे में कहा, फिर भी टाइगर इनके बारे में ज्यादा जानता है, इसे साथ ले लो, वहाँ तुम्हारा अकेला जाना खतरनाक हो सकता है। इमरान ने संजीदगी से कहा, जो भी हो, अब मैं वहाँ अकेला ही जाऊंगा, टाइगर को आप अपने पास ही बिठा कर रखें। सुलेमान ने कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अरे सुनो तो, इमरान ने कहा, लेकिन सुलेमान इसकी आवाज़ अनसुनी करता हुआ बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अच्छा भाई, अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो और कुछ नहीं तो टाइगर से कहकर नाइट हाउस से तुम्हारी लाश ही उठवा लूंगा। बाकी रहा कफन दफन तो इसके लिए मैं सुपर फैज को किसी ना किसी तरह ठग ही लूंगा। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और कप उठाकर सब चाय सिप करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद टाइगर वहां आ गया। इसने इमरान को शेख वाजिद का सेल फोन, इसका वॉलेट और कागजात दे दिए। नाइट हाउस के बारे में जानते हो? नाइट हाउस, ये तो रेड क्लब का हिस्सा है, एक ओपन लॉन है जहाँ खासो आम शीशा इस्तेमाल करते हैं। टाइगर ने कहा, शीशा? क्या मतलब? आप शीशे के बारे में नहीं जानते? टाइगर ने हैरान होकर कहा, जानता हूँ, शीशा गिलास को कहते हैं और आमतौर पर शीशे के बर्तन बनते हैं। शीशे खिड़कियों और दरवाजे पर लगाए जाते हैं, घरों दफ्तरों हर जगह शीशे का कसरत से इस्तेमाल होता है। गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक में शीशे का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में भी शीशे का इस्तेमाल होता है, जैसे टीवी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, कैमरे।
इन सब में शीशा ही तो होता है। इमरान की जबान चल पड़ी। मैं इस शीशे की बात नहीं कर रहा, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और कौन सा शीशा होता है? क्या तुम शीशे की किसी नई किस्म का कह रहे हो? इमरान ने कहा। हुक्के के बारे में तो जानते होंगे आप, टाइगर ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़े बड़े चौधरी बल्कि पुराने दौर के राजे महाराजे भी हुक्के का इस्तेमाल करते थे। लंबी लंबी नालियों वाले हुक्के जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और हुक्के की गुड़ गुड़ की सुरीली आवाज, वो तो माहौल में अजीब सा तासुर कायम कर देती थी। आह, गाँव तक्की से टेक लगाकर हुक्का गुड़गुड़ाने का जो लुत्फ बरगद के पेड़ के नीचे मिलता है, वो सिगरेट और दूसरे लवाजमात में कहाँ। कई बार मैंने भी हुक्का लाकर यहाँ गुड़गुड़ाने का सोचा था, लेकिन नामाकुल आगा सुलेमान पाशा, जो बार बार चाय बनाने से तंग आ जाता है, भला बार बार चिल्लम सुलगाने का काम कैसे कर सकता था। इसलिए मैंने अपनी सोच अपने तक ही महदूद कर रखी थी। अगर मैं हुक्का लाकर जबरदस्ती से इसे चिल्लम सुलगाने का हुक्म देता, तो वो 5 सालों की तनख्वाहें मुझसे डबल वसूल करने पर तैयार हो जाता। इमरान रुके बगैर बोलता चला गया। शीशा जदीद दौर का एक मिनी हुक्का ही है, जो आम हुक्कों की तरह बड़ा भी होता है और छोटा भी। आम हुक्कों में आम तौर पर मखसूस तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हुक्का जिसे शीशा कहा जाता है, इसमें तंबाकू के साथ मुख्तलिफ फ्लेवर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एप्पल, पेपरमिंट, कोकोनट, चॉकलेट, मैंगो और इसी तरह के बेशुमार फ्लेवर। शीशा हुक्के की तरह गुड़गुड़ाया जाता है और इसका धुआं फ्लेवर्ड हो जाता है, जिससे सांस भी महक उठती है और माहौल भी। पसंदीदा फ्लेवर इस्तेमाल करने वाले को यही लगता है जैसे वो तरोताज़ा फल खा रहा हो। पहले शीशे का इस्तेमाल महदूद था, लेकिन अब ये हर खासो आम में तेजी से मकबूल हो रहा है। सस्ते दामों मिनी हुक्का सेट भी मिल जाता है और हर तरह के फ्लेवर भी। आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल पार्कों और लॉनों में करते हैं, बल्कि शीशा का इस्तेमाल इस कदर होता जा रहा है जैसे फैशन हो। होटलों और क्लबों के पार्कों में मर्दों और औरतों के दरमियान भी ये शीशा चलता है, और इनमें नौजवान नस्ल तो सबसे आगे है। अब तो शीशे का इस्तेमाल इस कदर आम हो गया है कि ये घर घर में इस्तेमाल हो रहा है। टाइगर ने कहा। तुम्हारा मतलब है मर्दों के साथ साथ औरतें भी हुक्का पीती हैं? जी हाँ, आप किसी पार्क में जाकर देखें तो सही। नौजवान लड़के और लड़कियां भी कसरत से शीशा इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बताया है ना कि ये आज का फैशन बन गया है, टाइगर ने कहा। हैरत है, क्या ये आम फ्लेवर होते हैं? इनमें नशा और कोई नुकसानदेह अंसर नहीं होता? इमरान ने पूछा। तमाम फ्लेवर केमिकल और तंबाकू से बनाए जाते हैं, और इनका नुकसान सिगरेट पीने जैसा है। सिगरेट में निकोटीन और टार्टार होता है, और इन फ्लेवर्स में इन दोनों समेत केमिकल्स भी होते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, टाइगर ने कहा। तो फिर इनका फैमिलीज में और ख़ासतौर पर लड़कियों का इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा। फैशनेबल तबकात में ऐसी चीज़ों को बहुत सराहा जाता है बॉस, टाइगर ने कहा। फिर भी जो गलत है वो गलत है। फैशन के चक्रों में पड़कर इंसान अपनी सेहत का नुकसान करे, ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं नहीं मानता ऐसे फैशन को, इमरान ने कहा। आपके मानने या मानने से क्या क्या ना मानने से क्या होगा बॉस, हमारा माशरा ही ऐसा है। जिस तरह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इसी तरह आज के दौर के नौजवान भी एक दूसरे को देखकर रंग बदलते रहते हैं। किसी एक ने जदीद और नया फैशन अपनाया नहीं, और दूसरा इसके रंग में फौरन रंग जाता है, टाइगर ने कहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ डीएल किस किस्म की मंशियात का नाम है? डीएल, ये क्या नाम है? मैंने तो ऐसा नाम पहले नहीं सुना, टाइगर ने हैरानी से कहा। रेड क्लब में भी तुमने डीएल का नाम नहीं सुना? नहीं। वैसे रेड क्लब में गए हुए मुझे काफ़ी वक्त हो चुका है। वहाँ इस नाम का कोई नया नशा मुतारिफ हुआ हो तो इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरे वहाँ सोर्सेज हैं, मैं पता लगा सकता हूँ कि डीएल क्या है। इस क्लब का मैनेजर जाशू दादा है ना? नहीं, क्लब का मैनेजर थॉमसन मैकलेन है, जिसका ताल्लुक एक्रेमिया से है। तो फिर ये जाशू दादा कौन है? इसके बारे में जानते हो? जाशू दादा क्लब के मुहाफिजों का इंचार्ज है, या इसे क्लब के बदमाशों का बड़ा कह लें, लेकिन वो भी थॉमसन मैकलेन के तहत ही काम करता है। खासा तेज तरार, मकार, बेरहम और सफाक इंसान है। गुंडागर्दी और जराइम के कामों में थॉमसन मैकलेन इसे ही आगे रखता है, टाइगर ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर वो सुलेमान के मुकाबले पर आए तो क्या सुलेमान इसे संभाल लेगा? सुलेमान? ओ नहीं, सुलेमान इसके मुकाबले में चंद लम्हे भी नहीं ठहर सकेगा। जाशू दादा हद छठ होने के साथ साथ इंतहाई खूंखार और बेरहम दरिंदा है, तो अपने सामने आने वाले दुश्मन को लम्हों में चीर फाड़ देता है। ये तुम क्या कह रहे हो? इमरान ने टाइगर की तरफ गौर से देखते हुए कहा।
میرا بھی اس سے سامنا نہیں ہوا، میں نے اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کا شعرا ایسے ہی نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں وہ سلیمان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کا ڈیل ڈول بھی سلیمان سے بہت زیادہ ہے، سلیمان شاید اس کے ایک ہاتھ کا وار بھی نہ سہ سکے۔ سو ٹائیگر نے کہا، تو پھر جاؤ اس کے پیچھے، وہ جاشو دادا کو ترنے والا سمجھ کر ریڈ کلب گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ جاشو دادا کے سامنے جا کر وہ شیخیاں بگاڑنا شروع کر دے اور مجھے واقعی اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا پڑے۔ سلیمان ریڈ کلب کیا ہے؟ اوہ اوہ، آپ نے اسے وہاں جانے کیوں دیا؟ ریڈ کلب بھیڑوں کا چھتا ہے، وہاں صرف کارڈ ہولڈر ہی جا سکتے ہیں، غیر فرد کے لیے ریڈ کلب کے دروازے بند رہتے ہیں، اور کوئی زبردستی جانے کی کوشش کرے تو اسے کلب کے باہر ہی گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ چلو اچھا ہے، آج یا سلیمان نہیں یا جاشو دادا نہیں، دنیا سے کسی ایک کا بوجھ تو کم ہوگا۔ عمران نے لاپرواہی سے کہا، باس میں سچ کہہ رہا ہوں، سلیمان کی زندگی خطرے میں ہے، آپ اسے فون کر کے واپس بلوا لیں، میرے پاس ریڈ کلب کا کارڈ ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور میں جلد ہی آپ کو ڈی ایل کے بارے میں معلوم کر کے بتا دوں گا۔ ٹائیگر نے کہا، اس کے چہرے پر قدرے تشویش کے تاثرات تھے، جبکہ عمران غور سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس سیل فون نہیں ہے، وہ تمہارے آنے سے پہلے یہاں سے نکل گیا تھا، اب تو وہ ریڈ کلب پہنچ بھی چکا ہوگا۔ اوہ اوہ، آپ سلیمان کے لیے خصوصی دعا کریں، اگر اس کا واقعی جاشو دادا سے ٹکراؤ ہو گیا تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل۔ ٹائیگر نے کہا، تم جاشو دادا سے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خائف معلوم ہوتے ہو، کہیں فارغ رہ کر تم جنگل کے ٹائیگر سے چڑیا گھر کے پنجرے کے ٹائیگر تو نہیں بن گئے؟ عمران نے غصے سے کہا، او نو باس، یہ بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں جاشو دادا کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، سلیمان اس کے پاسنگ کا بھی نہیں ہے، وہ ضرور جاشو دادا کے ہاتھوں مارا جائے گا، میں جاشو دادا کے لیے نہیں سلیمان کے لیے پریشان ہوں۔ سلیمان کے بارے میں پھر تم نہیں جانتے، دیکھنے میں وہ احمق بلکہ احمقوں کا سردار اعظم معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے بھی بڑا جاسوس ہے، اگر میرا بس چلے تو میں اسے جاسوس اعظم کا خطاب دے دوں، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو وہ خواہ مخواہ میرے سر چڑھ جائے گا، اس لیے اسے جاسوس خانسامہ کہہ کر ہی ٹرخا دیتا ہوں۔ وہ تمہاری طرح میرا شاگرد ہے، اور میرا شاگرد جاشو دادا جیسے بدماش سے مار کھا جائے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر سلیمان جاشو دادا کے ہاتھوں پٹ کر آ گیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سلیمان کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ عمران نے کہا، اس نے آخری الفاظ سنجیدگی سے اور نہایت سخت لہجے میں کہے تھے۔ سلیمان آپ کا شاگرد ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور نہیں تو کیا، اسے چائے بنانا، کھانا پکانا، کپڑے اور برتن دھونا سب کچھ میں نے ہی تو سکھایا ہے، جب وہ کوٹھی سے میرے ساتھ فلیٹ میں آیا تو کم وقت کو اچھی طرح اپنا منہ دھونا بھی نہیں آتا تھا۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، تو اس زمرے میں آپ اسے اپنا شاگرد کہہ رہے ہیں؟ اس زمرے میں ہو یا اس زمرے میں، شاگرد شاگرد ہی ہوتا ہے، اور وہ شاگرد ہی کیا جو کسی بھی معاملے میں اپنے استاد کی ناک نیچی کر دے۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، باس اگر آپ اجازت دیں تو میں سلیمان کے پیچھے جاتا ہوں، کہیں وہ سچ مچ مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ ٹائیگر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہاں دیکھو جا کر اسے، وہ کوئی حماقت نہ کر دے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ انتہائی شاندار اور قیمتی سامان سے آراستہ کمرہ دفتری انداز میں سجا ہوا تھا، جس کے سامنے والی دیوار کے پاس ایک جہازی سائز کی مہاگنی کی میز پڑی ہوئی تھی، اس میز کے دوسری طرف ایک اونچی نشست والی کرسی پر ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے اطراف میں سفید بالوں کی جھالر سی بنی ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور وہ سامنے رکھی ہوئی ایک فائل پر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بال پوائنٹ تھا جس سے وہ فائل میں موجود پرنٹڈ پیپر پر کریکشنز کر رہا تھا، جیسے پرنٹڈ پیپر کو وہ نہایت باریک بینی سے پروف کر رہا ہو۔ ادھیڑ عمر کا رنگ سفید تھا اور وہ شکل و صورت سے ہی غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، ادھیڑ عمر نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک جسیم اور انتہائی لمبا تڑنگا نوجوان اندر آ گیا۔ اس نوجوان نے جینس کی پینٹ اور سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، نوجوان کی ایک آنکھ پر سیاہ پٹی تھی، نوجوان کے دائیں گال پر پرانے زخم کا گہرا نشان تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، جسم میں زخم کا نشان اور زیادہ نمایاں ہو رہا تھا۔
नौजवान शक्ल सूरत से ही बेहद हदछट, बेरहम, सपाक और खतरनाक बदमाश दिखाई दे रहा था। इसने दरवाज़ा बंद किया और मेज़ के पास आकर बड़े मौजबाना अंदाज में खड़ा हो गया। उधेड़ उमर ने फाइल से सर उठाकर इसकी तरफ देखा और इसने बॉल पॉइंट फाइल पर रखकर फाइल बंद कर दी। आपने मुझे बुलाया था बॉस? नौजवान ने मौजबाना लहजे में कहा। हाँ, बैठो। उधेड़ उमर ने फाइल उठाकर मेज के दाएं तरफ रखते हुए कहा तो नौजवान सर हिलाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। आया नहीं वो अभी तक? बॉस ने नौजवान की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। नो बॉस, अभी थोड़ी देर पहले इसकी कॉल आई थी। वो रास्ते में है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। नौजवान ने कहा। कितना वक्त है इसके पास? बॉस ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। मेरे हिसाब से तो इसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी वो 10-15 मिनट तक यहाँ पहुँच जाए तो इसकी जान बच सकती है। नौजवान ने कहा। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है जाशुदादा। ऐसा ना हो कि इसे देर हो जाए और रास्ते में ही इसे रिएक्शन हो जाए। बॉस ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैंने इसे जल्द से जल्द पहुंचने की हिदायत दी थी बॉस, लेकिन पता नहीं इसे देर क्यों हो रही है। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। तुमने इसे दोबारा रब्ता करना था। इसका सेल फोन नंबर है तुम्हारे पास? यस बॉस, मैं अभी इसे कॉल करता हूँ। जाशु दादा ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, अभी रहने दो, 10 मिनट और देख लो, शायद वो आ जाए। बॉस ने कहा तो जाशु दादा ने वहीं हाथ रोक लिया। जब वो आए तो आज इसे डीएल की डबल डोज दे देना। जब वो मदहोश हो जाए तो इसे फौरी तौर पर रूम नंबर 81 में ले जाकर शिकंजे में जकड़ देना। मैं खुद आकर इससे वहाँ पूछगछ करूँगा। बॉस ने करख्त लहजे में कहा। ओके बॉस, जाशु दादा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे आदमियों की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली? बॉस ने पूछा। नो बॉस, मेरे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन 00 यूं गायब है जैसे गधे के सर से सींग। यूं लग रहा है जैसे वो शहर से निकल गया हो। जाशु दादा ने कहा। नहीं, वो अभी इसी शहर में ही कहीं छुपा हुआ है। अगर वो शहर से बाहर गया होता तो मेरे आदमियों को ज़रूर पता चल जाता। मैंने दूसरे शहरों की तरफ जाने वाले रास्तों पर पिकेटिंग कर रखी है। वो किसी भी रूप में हो, मेरे आदमियों की नज़र से बचकर इस शहर से नहीं निकल सकता। बॉस ने कहा। लेकिन बॉस, अगर वो इस शहर में होता तो अब तक मेरे आदमी भी इसे तलाश कर चुके होते। मेरे आदमियों ने हर जगह इसकी रेड की थी, जहाँ जहाँ इसके होने के इम्कान हो सकते थे। जाशु दादा ने कहा। फिर भी मुझे यकीन है कि वो अभी इस शहर से बाहर नहीं गया। बहरहाल शेख वाजिद को आ लेने दो, और किसी को मालूम हो या ना हो, मगर शेख वाजिद को इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि 00 कहाँ है। शेख वाजिद की मदद के बगैर वो किसी तरह इस शहर से नहीं निकल सकता। शेख वाजिद यहाँ है तो फिर समझो वो भी अभी यहीं है। बॉस ने कहा। यस बॉस, मैं भी इसलिए शेख वाजिद का मुंतज़िर हूँ। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि शेख वाजिद डीएल का आदी बन चुका है, वरना शायद वो इस तरफ कभी ना आता। यशु दादा ने कहा। बिल्कुल, इसलिए मुझे यकीन था कि शेख वाजिद यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि डीएल इस वक्त हमारे क्लब के सिवा कहीं और दस्तयाब नहीं है। शेख वाजिद को यहाँ तक लाने के लिए ही मैंने हर जगह से डीएल महंगे दाम उठवा लिया था, ताकि इसके हसूल के लिए शेख वाजिद सिर्फ यहीं है। यस बॉस, पाकिस्तान में डीएल की अगली खेप आने में भी अभी कई हफ्ते लगेंगे, इसलिए जैसे ही इसे डीएल की ज़रूरत होगी वो सीधा हमारे क्लब में आएगा। मैंने इन तमाम जगहों पर अपने आदमी तैनात कर दिए हैं जहाँ डीएल पहले से मौजूद था। जो अफराद डीएल के लिए कहीं जाएंगे, इन्हें मेरे आदमी सीधा हमारे क्लब का रास्ता बता देंगे और हम यहाँ अपनी मर्जी की रकम वसूल करेंगे। डीएल हमारे क्लब में नायाब टॉनिक की शक्ल में दस्तयाब होगी, जिसके लिए लोग हमें मुंहमांगी की रकम देंगे। जाशु दादा ने कहा। फिर भी एहतियात करना, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जो 24 से 36 घंटों तक डीएल के बगैर जिंदा रह सकते हैं। डीएल आम लोगों के लिए 8 से 10 घंटों तक लेना बेहद ज़रूरी है, वरना रिएक्शन की सूरत में इसकी हलाकतें भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसे अफराद के ही खालें उतारना जो बड़े और ऊंचे घरानों से ताल्लुक़ रखते हों। आम लोगों को इस मामले से ज़्यादा परेशान ना करना, चाहे कास्ट ही इन्हें डीएल क्यों ना देनी पड़ी। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्लब में किसी की हलाकत हो। हाँ, अगर कोई क्लब के बाहर हलाक होता है तो इससे हमें कोई सरोकार नहीं होगा। बॉस, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को क्लब में हलाक होने का मौका नहीं दूंगा। शेख वाजिद हमारे लिए बेहद अहमियत रखता है, इसलिए इसे फ्री डीएल देना पड़े तो दे देना। आज हमें हर हाल में इसकी ज़बान खुलवानी है। 00 के पास हमारा एक बहुत बड़ा राज है, अगर वो राज लेकर यहाँ से निकल गया
تو ہمارے لیے سخت مشکل ہو جائے گی، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، ایک بار شیخ واجد یہاں آ جائے پھر ہمارے لیے 00 تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا، جاشو دادا نے کہا۔ کافی وقت ہو گیا ہے، اب تک شیخ واجد کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، باس نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے پارکنگ بوائے اور کاؤنٹر مین سے کہہ دیا ہے، شیخ واجد کی کار جیسے ہی آئے گی وہ مجھے اس کی آمد کے بارے میں فوراً بتا دیں گے، جاشو دادا نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیخ واجد کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر اس نے اگلے 10 منٹوں تک ڈی ایل نہ لیا تو وہ ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گا، اس کے جسم سے اگر خون پھوٹ نکلا تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ شیخ واجد 00 کے بارے میں کچھ بتائے بغیر ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائے۔ آپ سے زیادہ اس کے لیے میں پریشان ہوں باس، جاشو دادا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں اور باتیں ہوتی اور اچانک جاشو دادا کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جاشو دادا نے فوراً جیب سے سیل فون نکال لیا۔ پارکنگ بوائے کی کال ہے باس، شاید شیخ واجد پہنچ چکا ہے۔ یس، جاشو دادا اسپیکنگ، جاشو دادا نے بے حد کرخ لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے بات سننے لگا۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس کے چہرے پر شدید حیرت لہرانے لگی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ یکلخت غصے اور پریشانی سے بگڑ گیا تھا۔ کون ہے وہ؟ کیا تم نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ جاشو دادا نے غصیلے لہجے میں کہا، جبکہ باس غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کی موت اسے یہاں کھینچ لائی ہے، ٹھیک ہے آنے دو اسے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے اور وہ شیخ واجد کی کار میں کیوں آیا ہے، جاشو دادا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس نے سیل فون کان سے ہٹا کر اس کا بٹن آف کر دیا۔ کیا ہوا؟ پارکنگ میں شیخ واجد کی کار آئی ہے، لیکن اس کار میں شیخ واجد نہیں بلکہ ایک مقامی بدماش آیا ہے۔ بدماش؟ کیا مطلب؟ شیخ واجد کی کار میں بدماش کا کیا کام؟ کون ہے وہ؟ باس نے چونک کر کہا۔ میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں، جاشو دادا نے کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باس نے چونک کر مختلف رنگوں کے پڑے ہوئے فون سیٹوں میں سے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کاؤنٹر سے جامی بول رہا ہوں باس۔ بولو، کیوں فون کیا ہے؟ ایک آدمی آیا ہے جناب، وہ جاشو دادا سے ملنا چاہتا ہے۔ کون ہے وہ؟ نام کیا ہے اس کا؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن وہ خود کو بلیک ماسٹر کہہ رہا ہے۔ بلیک ماسٹر؟ ہاں، اس سے پوچھو کہ وہ جاشو دادا سے کس لیے ملنا چاہتا ہے، میری بات کراؤ اس سے۔ یس باس، یہ بات کریں، دوسری طرف سے کاؤنٹر مین نے کہا۔ باس نے جاشو دادا کو وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ یس، بلیک ماسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک گھراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ کون بلیک ماسٹر؟ کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو، کیا تم جاشو دادا ہو؟ میں تھامسن ہوں، تھامسن میکلین، جاشو دادا کا باس، باس نے کہا۔ اوہ، تو کیا جاشو دادا یہاں کا باس نہیں ہے؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تم بتاؤ تم اس سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے اس سے نہیں تم سے ملنا ہے۔ کیا نام بتایا تم نے؟ ہاں، تھامسن میکلین، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں ہر ایرے گیرے سے نہیں ملتا، سمجھے؟ ریڈ کلب میں صرف کارڈ ہولڈر آتے ہیں، میں ایرا غیرا نہیں ہوں، سمجھے تم؟ میرا تعلق ماسٹر گروپ سے ہے، اس ماسٹر گروپ سے جس کا نام ایکیڈیمیا میں موت اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ماسٹر گروپ؟ اوہ، تمہارا مطلب ہے زانٹو مکالے کا گروپ، جو انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہلاک کرتا ہے اور جس کا مخصوص نشان کھوپڑی ہے، سیاہ کھوپڑی؟ باس نے چونک کر کہا تو جاشو دادا بھی چونک پڑا۔ سیاہ کھوپڑی اور سرخ ہڈیاں، یہ دو نشان ہیں ماسٹر گروپ کے، اور ماسٹر گروپ کا سربراہ زانٹو مکالے نہیں، ہیگرڈ ہاؤڈ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو باس کا چہرہ بدلتا چلا گیا۔ اوہ یس یس، اب یاد آ گیا۔ مگر تم، باس نے فوراً اپنا لہجہ اور انداز بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر غلط نام لیا تھا اور سیاہ کھوپڑی کے ساتھ سرخ ہڈیوں کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ آنے والے کا تعلق واقعی ماسٹر گروپ سے ہے یا نہیں۔ اگر اس آدمی کا تعلق ماسٹر گروپ سے ہی تھا تو وہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتا، اور اس آدمی نے یہی کیا تھا، اس لیے باس کا لب و لہجہ فوراً تبدیل ہو گیا تھا۔ اب کیا ساری باتیں اسی طرح فون پر ہی کرو گے؟ دوسری طرف سے بلیک ماسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ او نہیں، تم ریسیور کاؤنٹر مین کو دو، میں اسے ہدایات دے دیتا ہوں، وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا۔ اوکے، دوسری طرف سے بلیک ماسٹر نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی ہوئی اور پھر کاؤنٹر مین کی آواز سنائی دی تو باس اسے بلیک ماسٹر کے بارے میں ہدایات دینے لگا، اور پھر باس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا واقعی آنے والے کا تعلق ماسٹر گروپ سے ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، میں نے جان بوجھ کر غلط نام لیا تھا، اس نے جو نام بتایا ہے وہ واقعی ایکیڈیمیا کے ماسٹر گروپ کے باس کا ہی ہے، باس نے کہا۔ لیکن باس، بلیک ماسٹر کا یہاں کیا کام؟ پہلے وہ مجھ سے ملنے کا کہہ رہا تھا، پھر وہ آپ سے ملنے کی بات کر رہا تھا،
और फिर वो शेख वाजिद की कार में आया है। जाशू दादा ने कहा। इसके लहजे में हैरत थी। इसने बहुत की बातों से अंदाजा लगा लिया था कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। इसे तुम्हारे बारे में बताया गया था कि तुम यहाँ के बॉस हो। वो शायद इसी गलतफहमी में तुमसे मिलना चाहता था। मैंने इसे अपना बताया तो इसने मुझसे मिलने का कह दिया। लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? इसका हमारे क्लब में क्या काम? जाशू दादा ने कहा। पता नहीं, आएगा तो वो खुद ही बताएगा। मगर बॉस, ब्लैक मास्टर वही आदमी है जो शेख वाजिद की कार में आया है। पार्किंग बॉय ने मुझे बताया है कि इसके अलावा क्लब में अभी तक कोई और एंटर नहीं हुआ। राशु दादा ने कहा। जो भी है अभी मालूम हो जाएगा। तुम बैठ जाओ और देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। वो मास्टर ग्रुप का आदमी हो या कोई और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शेख वाजिद की कार में आया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे डबल जीरो मेकअप करके यहाँ आ गया है। बॉस ने कहा तो जाशु दादा बेख्तियार उछल पड़ा। हाँ, डबल जीरो, जो मेकअप करने और आवाज बदलने में बेपनाह महारत रखता है। बॉस ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ओह ओह, लेकिन बॉस, डबल जीरो को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो तो, जाशु दादा ने इंतहाई हैरत भरे अंदाजे में कहा। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। डबल जीरो यहाँ किस लिए आया है मैं ये भी जानता हूँ। बॉस ने इसी अंदाज में कहा। ओके बॉस, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम फिलहाल जाओ, डबल जीरो से मैं खुद बात करूंगा। बॉस ने कहा तो जाशु दादा इस बात में सर हिलाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तुम अब भी दरवाजे से जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा डबल जीरो से सामना हो। बॉस ने कहा तो जाशु दादा सर हिलाता हुआ कमरे के दूसरी तरफ बढ़ गया। बॉस ने मेज के नीचे हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस किया तो दीवार का एक हिस्सा सरर की आवाज के साथ खुल गया। दूसरी तरफ सीढ़ियां थीं। जाशु दादा सीढ़ियां उतरता चला गया। वो जैसे ही सीढ़ियां नीचे उतर कर गया, बॉस ने एक बार फिर बटन प्रेस किया तो दीवार का हिस्सा खुद ब खुद बराबर होकर बंद होता चला गया। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक निहायत भयानक शक्ल वाला बदमाश अंदर आ गया। बॉस इसकी तरफ गौर से देख रहा था। मैं ब्लैक मास्टर हूँ। आने वाले ने आगे आकर बॉस से मुखातिब होकर बड़े गरख्त अंदाज में कहा। और मैं थॉमसन हूँ, थॉमसन मैकलेन। बॉस ने उठकर खड़े होते हुए इसके साथ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। आने वाले ने इससे हाथ मिलाया और फिर वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गया। वो कमरे का बगौर जायजा ले रहा था। बॉस भी इसे तेज नजरों से घूर रहा था। इसने पहली नजर में ही जान लिया था कि आने वाला मेकअप में है। कैसे आए हो? बॉस ने आने वाले से मुखातिब होकर पूछा। अपनी कार में, आने वाले ने कहा और बॉस चौंक कर इसकी शक्ल देखने लगा। वो यही समझा कि ब्लैक मास्टर ने इससे मजाक किया है। मगर ब्लैक मास्टर के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मेरा मतलब है, यहाँ किस लिए आए हो? बॉस ने सर झटक कर पूछा। क्या ये कमरा महफूज है? ब्लैक मास्टर ने इसका जवाब देने की बजाय इधर उधर की देखते हुए कहा। ओह हाँ, मैं अभी इसे महफूज करता हूँ। बॉस ने कहा और फिर इसने मेज के नीचे हाथ ले जाकर एक बटन दबाया तो अचानक खटाक की आवाज के साथ कमरे के दरवाजे को लॉक लग गया और कमरे की दीवारों पर मोटी रबड़ की दीवारें चढ़ती चली गईं। अब कमरा साउंड प्रूफ है। अंदर की आवाज ना बाहर जा सकती और ना बाहर की आवाज अंदर आ सकती है। गुड, मैं भी यही चाहता था, ब्लैक मास्टर ने कहा। अब बताओ यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे डीएल का सौदा करने आया हूँ, ब्लैक मास्टर ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। डीएल का सौदा? मैं समझा नहीं, बॉस ने कहा। इसके लहजे में हैरत थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम डीएल के बारे में जानते ही नहीं। ये बात नहीं, मैं सिर्फ इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि तुम डीएल का सौदा करने आए हो। क्यों? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या सौदा करना है? मुझे माल चाहिए, माल, मतलब डीएल, ब्लैक मास्टर ने कहा। कितना माल? तुम कितना दे सकते हो? ब्लैक मास्टर ने कहा। जितना तुम चाहो, बॉस ने कहा। कीमत क्या होगी? ब्लैक मास्टर ने पूछा। पहले माल की क्वालिटी बताओ, इसी हिसाब से मैं कीमत तय करूंगा, बॉस ने कहा। क्वालिटी भी बता दूंगा, पहले मुझे डीएल का सैंपल तो दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा माल असली है भी या नहीं। ओके, बॉस ने बगैर किसी उजत के कहा और इसने मेज की दराज खोली। इससे पहले कि ब्लैक मास्टर कुछ समझता, अचानक कटाक कटाक की आवाज के साथ ब्लैक मास्टर की कुर्सी के गिर्द रॉड्स फैलते चले गए। रॉड्स कुर्सी के हुक्म से घूमते हुए आए थे और ब्लैक मास्टर इस कुर्सी से जकड़ा गया था। ये क्या, तुम खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हो डबल जीरो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मेकअप में आओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगा? बॉस ने घुराते हुए कहा। इसके लहजे में गहरा तंज था। डबल जीरो, मेकअप, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन डबल जीरो? ब्लैक मास्टर ने हैरान होते हुए कहा। तुमने यहाँ वापस आकर मेरा काम खुद ही आसान कर दिया है डबल जीरो। मुझे मालूम है तुम यहाँ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आए थे।
तुम मेरे खुफिया सेफ से 0x की फाइल चोरी करके ले गए थे। 0x फाइल जो मेरे लिए नहायत अहमियत रखती है। तुम इस फाइल के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे। मेरे और जाशूदा दत्त के आदमी सारे शहर में तुम्हें तलाश कर रहे थे, मगर तुम्हारा कुछ पता ना चल रहा था। अब तुम मेकअप करके खुद ही यहाँ आ गए हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम यहाँ वाकई सौदा करने के लिए आए हो, लेकिन डायमंड लाइट का सौदा नहीं। तुम मुझसे 0x फाइल का सौदा करने के लिए आए हो, बॉस ने मुसलसल बोलते हुए कहा, जबकि ब्लैक मास्टर के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ हैरत के तासुरात थे, जैसे इसे बॉस की बातें समझ में ना आ रही हों। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है थॉमसन मैकलेन। मैं डबल जीरो नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हारे किसी 0x फाइल के बारे में जानता हूँ। मैं ब्लैक मास्टर हूँ, मास्टर ग्रुप का ब्लैक मास्टर। ब्लैक मास्टर ने करख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो और क्या हो, यह अभी थोड़ी देर में तुम खुद मुझे बताओगे, बॉस ने कहा, और फिर उसने दराज में से एक और बटन प्रेस किया तो अचानक ब्लैक मास्टर की कुर्सी के नीचे जमीन का एक हिस्सा खुल गया और कुर्सी ब्लैक मास्टर समेत जमीन में उतरती चली गई। जैसे ही कुर्सी जमीन में गायब हुई, जमीन फौरन बराबर हो गई। हाँ, मुझसे सौदा करने आया था, अहमक कहीं का। मैं थॉमसन मैकलेन हूँ, थॉमसन मैकलेन, जिसे धोखा देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, डबल जीरो। अब देखना मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ। जिस तरह तुम यहाँ से 0x फाइल ले गए थे, इसी तरह वो फाइल तुम खुद मुझे ला कर दोगे। बॉस ने घुराहट भरे लहजे में कहा, और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो मेज के पीछे से निकला और कमरे की दाएं दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। दीवार पर रबड़ की मोटी चादरें चढ़ी हुई थी। इसने दीवार की जड़ में मखसूस जगह ठोकर मारी तो हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दीवार में एक खला नमदार हो गया, जहाँ सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। ये वही खला था जहाँ से कुछ देर पहले जाशु दादा दूसरी तरफ गया था। बहुत सीढ़ियाँ उतरने लगा। इसने जैसे ही दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, इसके पीछे दीवार खुद ब खुद बराबर होती चली गई। जाशु दादा ने कमरे का दरवाजा खोला और बड़े मौजबाना अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। कमरा नीम तारीख था। सामने एक मेज थी जिस पर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। मेज के पीछे कुर्सी पर एक स्याहपोश बैठा हुआ था, जो नीम तारीखे में साए जैसा दिखाई दे रहा था। आओ जाशु दादा, बैठो, स्याहपोश ने नरम लहजे में कहा। यस बॉस, जाशु दादा ने मुद्दाना लहजे में कहा और मेज के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। फाइल लाए हो, बॉस ने कदर तहकमाना लहजे में कहा। यस बॉस, जाशु दादा ने कहा, और उसने लिबास के अंदर से एक मोटी फाइल निकाली और बॉस की तरफ बढ़ा दी। बॉस ने इसे फाइल ली और मेज की तरफ कदर झुकाया। इसने फाइल रोशनी के नीचे की फाइल सुर्ख जिल्द में थी, जिस पर जली हरूफ में डायमंड लाइट लिखा हुआ था। फाइल ज्यादा मोटी नहीं थी। बॉस ने फाइल खोली जिसमें कंप्यूटराइज्ड प्रिंटेड पेपर्स थे। इन पेपरों की तादाद 20 थी। बॉस गौर से फाइल पढ़ने लगा। वो आधे घंटे तक फाइल का मुताला करता रहा। फिर इसने आखिरी सफ़ा पढ़ते ही फाइल बंद की और मैं इसकी दराज खोलकर फाइल इसमें रख दी। फाइल के हसूल में कोई मुश्किल तो नहीं हुई, बॉस ने जासूस दादा से मुखातिब होकर पूछा, जो इस दौरान बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। नो बॉस, ये फाइल थॉमसन मैकलेन के पर्सनल सेफ में थी। सेफ थॉमसन मैकलेन के ऑफिस में था, जिसकी वो खुद निगरानी करता था। मैं पिछले कई माह से इसके साथ था, और मैंने अपने बर्ताव और बेहतरीन कारकर्दगी से थॉमसन मैकलेन को अपना गवर्नर बना लिया था। मेरी ज़ात पर हद से ज़्यादा एतमाद करने लगा था, और फिर इसने 2 ही हफ्तों में अपने कारोबार का तमाम तर इंतज़ाम मेरे सुपुर्द कर दिया। इसने मैंने भी इसके एतमाद को ठेस नहीं लगने दी, और इसकी तवक्का से बढ़कर इसके लिए काम किया, जिससे वो मुझ पर अंधा एतमाद करने लगा, और मेरा इसके दफ्तर तक रसाई का सिलसिला बन गया। यहाँ तक कि इसने मुझे अपने दफ्तर के इमरजेंसी डोर के बारे में भी बता दिया, जो क्लब में भी जाता था और क्लब से बाहर दूसरी सड़क की तरफ भी। वो खुफिया रास्ता थॉमसन मैकलेन के दफ्तर से ही इसकी मेज के नीचे लगे हुए बटनों से खुला और बंद किया जाता था। एक रोज मैंने थॉमसन मैकलेन की गैर मौजूदगी में खुफिया रास्ता खोला और इस दरवाजे के बंद होने वाले सिस्टम में खराबी पैदा कर दी। थॉमसन मैकलेन शाज़ो नादिर ही इस रास्ते का इस्तेमाल करता था। बहरहाल मैंने इसी रात खुफिया दरवाजे से थॉमसन मैकलेन के दफ्तर में जाकर इसका खुफिया सेफ खोला और सेफ से फाइल निकाल ली। सेफ की हिफाजत के लिए वहाँ क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ था। मैंने क्लब में आने वाले एक आदमी का मेकअप किया था। फाइल चोरी करते हुए मेरी तस्वीर इस कैमरे में बन गई थी। मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की, और फिर मैंने अगले रोज दिन निकलते ही इस आदमी को अगवा कर लिया, जिसके मेकअप में मैंने थॉमसन मैकलेन के ऑफिस में फाइल चोरी की थी। इस आदमी का नाम रॉबर्ट था। वो और इसका एक दोस्त शेख वाजिद क्लब के बाकायदा मेंबर थे, और बाकायदगी से क्लब में डायमंड लाइट के लिए आते थे।
میں نے رابرٹ کو ایک ویران جگہ لے جا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کے ٹکڑے جلا کر راکھ بنا دیے، اور پھر میں نے اسی روز شیخ واجد کو اغوا کرایا اور اسے دارالحکومت سے دوسرے شہر میں بھیج دیا تاکہ ان دونوں کے کلب میں آنے پر تھامسن میکلین کو یقین ہو جائے کہ فائل انہی کے پاس ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ فائل کی گمشدگی سے تھامسن میکلین بے حد پریشان تھا۔ اس نے ہر طرف اپنے آدمی دوڑا دیے جو رابرٹ اور اس کے دوست شیخ واجد کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ادھر شیخ واجد کو دوسرے شہر میں لے جا کر آزاد کر دیا گیا تھا۔ اسے چونکہ ہر 24 یا 36 گھنٹوں کے بعد ڈائمنڈ لائٹ کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے وہ فوری طور پر دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اسے جتنی دور پہنچایا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ وقت پر ریڈ کلب نہیں پہنچ سکے گا اور وہ راستے میں ہی ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ وہ ایئرپورٹ سے ریڈ کلب کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایک باورچی ٹائپ آدمی سے ٹکراؤ ہو گیا جو اس کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ میرے آدمی مسلسل اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ شیخ واجد اگر راستے میں ہی ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ اسے کسی بھی طرح ریڈ کلب تک نہ پہنچنے دے۔ لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ شیخ واجد اس باورچی کو اپنے ساتھ ریڈ کلب کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن چونکہ ڈائمنڈ لائٹ مخصوص وقت تک نہ لینے کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس لیے شیخ واجد راستے میں ہی ریڈ ڈیتھ کا شکار ہو گیا۔ باورچی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور اسے فوری طور پر ایک ہسپتال میں لے گیا، لیکن اس کی کوشش بار آور ثابت نہ ہوئی اور شیخ واجد ہلاک ہو گیا۔ میں تھامسن میکلین کو تسلیاں ہی دے رہا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ شیخ واجد کی کار ریڈ کلب کی پارکنگ میں آئی ہے اور اس میں ایک گنڈا ٹائپ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ میں بے حد حیران ہوا۔ شیخ واجد کی کار میں گنڈے کی اطلاع پر تھامسن میکلین بھی حیران ہوا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اگر کار میں شیخ واجد نہیں ہے تو پھر گنڈے کے روپ میں رابرٹ وہاں آیا ہوگا تاکہ وہ اس سے فائل کے سودے کی بات کر سکے۔ تھامسن میکلین کا شروع سے ہی یہ خیال تھا کہ رابرٹ، جس کا کوڈ نام اس نے 00 رکھا ہوا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ 00 نے فائل سودے بازی کے لیے چوری کی ہے۔ گنڈے کو اس نے اپنے آفس میں بلا لیا اور اس نے مجھے خفیہ راستے سے باہر نکال دیا۔ میں نے فائل تہہ خانے میں چھپا رکھی تھی۔ تھامسن میکلین نے مجھے خود ہی وہاں سے باہر جانے کا کہا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے فائل نکالی اور یہاں آ گیا۔ جاشو دادا رکے بغیر تفصیل بتاتا چلا گیا۔ چلو اچھا ہے، تھامسن میکلین اب ساری زندگی 00 اور شیخ واجد کو ڈھونڈتا رہے گا۔ اب نہ اس سے وہ دونوں ملیں گے اور نہ ہی فائل۔ باس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، جاشو دادا نے مبہم سے انداز میں کہا۔ ویسے شیخ واجد کی کار میں آنے والا وہ بدماش کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تم نے کوئی معلومات حاصل نہیں کی؟ نو باس، تو جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کیا؟ ہمارا مقصد ڈائمنڈ لائٹ کی فائل کا حصول تھا جو ہمیں مل چکی ہے۔ اس فائل میں ان تمام ٹھکانوں کے ایڈریس موجود ہیں جہاں تھامسن میکلین نے ڈائمنڈ لائٹ کے پیکٹ چھپا رکھے ہیں۔ ریڈ کلب میں ڈائمنڈ لائٹ کا جتنا ذخیرہ تھا وہ میں وہاں سے پہلے ہی نکال چکا ہوں۔ اب باقی جگہوں پر ڈائمنڈ لائٹ کے ذخیرے ہوں گے۔ ہم وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے اور پھر پاکیشیا میں جہاں جہاں سے تھامسن میکلین نے مال اٹھوایا تھا اس کا وہ سارا مال ہمارے قبضے میں ہوگا جو کروڑوں اربوں ڈالرز کا ہے۔ مال تو ہم حاصل کر لیں گے، لیکن تم نے ایک غلطی کی ہے۔ فائل حاصل کرنے کے بعد تمہیں تھامسن میکلین کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ فائل چوری ہونے کی صورت میں وہ مال ادھر ادھر بھی کر سکتا ہے۔ نو باس، اگر ایسا ہوتا تو اس کام کے لیے تھامسن میکلین مجھے ہی کہتا، لیکن ابھی اس کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور پھر میں نے تھامسن میکلین کو مسلسل شیخ واجد کے چکروں میں الجھا رکھا تھا۔ یہ میرا اس سے رابطہ ہے اور وہ بہت جلد ڈائمنڈ لائٹ لینے کے لیے ریڈ کلب میں آئے گا۔ میں نے 00 بن کر ایک دو بار خود تھامسن میکلین سے بات بھی کی تھی اور ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے کہا تھا کہ میں فائل کے بدلے میں اس سے بڑی رقم لینا چاہتا ہوں۔ تھامسن میکلین نے فائل چونکہ میگاٹن کوڈ میں بنا رکھی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ رابرٹ فائل نہیں پڑھ سکے گا، اور یہ بات فون پر میں نے اسے بتا بھی دی تھی۔ لیکن ساتھ ہی میں نے اس سے کہا کہ میں ڈائمنڈ لائٹ فائل کی اہمیت جانتا ہوں۔ اس نے اگر ایک دو روز میں میری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو میں فائل کسی کوڈ ایکسپرٹ کے پاس لے جاؤں گا اور اسے ڈیکوڈ کرا لوں گا، اور پھر اس کا جو نقصان ہوگا اس کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ تھامسن میکلین ہر صورت میں رابرٹ سے فائل حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ رابرٹ کو بڑی سے بڑی رقم دینے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس فائل میں ڈائمنڈ لائٹ کا اسپیشل فارمولا بھی درج تھا۔ ڈائمنڈ لائٹ تھامسن میکلین کی ہی ایجاد ہے۔ اس نے ہی پاکیشیا میں ڈائمنڈ لائٹ کا آغاز کیا تھا۔ پھر اس نے جہاں جہاں ڈائمنڈ لائٹس کے پیکٹس بھیجے تھے وہاں سے مہنگے داموں تمام پیکٹس واپس منگوا لیے تاکہ اس کے کلب کے سوا ڈائمنڈ لائٹ کہیں دستیاب نہ ہو سکے، اور جو بھی اس کے کلب میں آئے وہ ڈائمنڈ لائٹ کے لیے اس سے منہ مانگ کے دام وصول کر سکے۔ جاشو دادا نے ایک بار پھر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔
جانتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں یہ فائل حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب تھامسن میکلین کا فارمولا بھی ہمارے پاس ہے اور اس کا بنایا ہوا سارا مال بھی۔ اب جو کام تھامسن میکلین کرنا چاہتا تھا وہ ہم کریں گے۔ تھامسن میکلین اس نشے کے ذریعے پاکیشیا کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن اب ہم اسے نئے اور منفرد نشے سے نہ صرف بھاری دولت کمائیں گے بلکہ پاکیشیا میں ہم اس نشے کا فائدہ اٹھا کر اپنا مشن بھی مکمل کریں گے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس لیے تم فوراً جاؤ اور جا کر تھامسن میکلین کو ہلاک کر دو تاکہ ہم اس فیکٹری پر بھی قبضہ کر لیں جہاں ڈائمنڈ لائٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈائمنڈ لائٹ پر ہمارا کنٹرول ہوگا، صرف ہمارا، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، میں نے یہ کام پہلے ہی کر دیا ہے، جاشو دادا نے کہا۔ کون سا کام؟ باس نے چونک کر پوچھا۔ تھامسن میکلین کی ہلاکت کا انتظام باس۔ خفیہ تہہ خانے سے فائل نکال کر میں نے وہاں ڈبل میگا پاور کا ایک ٹائم بم لگا دیا ہے جو اب تک بلاسٹ ہو چکا ہوگا۔ ڈبل میگا پاور بم اس قدر طاقتور ہے کہ اس سے ریڈ کلب تو کیا، اس کے ارد گرد کی عمارتیں بھی تنکوں کی طرح اڑ گئی ہوں گی۔ ویل ڈن جیسو دادا، یہ کام کیا ہے تم نے، ویل ڈن، باس نے خوش ہو کر کہا۔ تھینک یو باس، تھینک یو، آپ کی تعریف میرے لیے باعث اعزاز ہے، جاشو دادا نے کہا۔ میرے ساتھی اگر میرے لیے ایسی ہی کامیابیاں حاصل کریں تو میں ان کی تعریف کرنے میں بخل نہیں کرتا، باس نے کہا۔ یس باس، میں جانتا ہوں، جاشو دادا نے کہا۔ اب اگر تھامسن میکلین ہلاک ہو گیا ہے تو پھر تم یہ جاشو دادا والا روپ ختم کر دو اور اپنے اصل روپ میں آ جاؤ۔ تمہیں ابھی ڈائمنڈ لائٹ والی بنانے والی فیکٹری پر بھی قبضہ کرنا ہے اور ان جگہوں سے جا کر سارا مال بھی اٹھانا ہے جہاں جہاں تھامسن میکلین نے مال ذخیرہ کر رکھا ہے، باس نے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، سارا کام ہو جائے گا، جاشو دادا نے کہا۔ اوکے، اب میں تمہیں جاشو دادا نہیں بلکہ تمہارے اصلی نام سے پکاروں گا، میک براؤن، اوکے، باس نے کہا۔ اوکے، ایز یو وش باس، جاشو دادا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے میک براؤن، اب تم جا کر اپنا کام کرو، میں تھوڑی دیر میں تمہارا فائل ڈیکوڈ کر دوں گا تاکہ تم ان ایڈریسز پر پہنچ سکو جہاں مال کے ذخیرے ہیں، باس نے کہا۔ یس باس، آپ فائل ڈیکوڈ کریں، تب تک میں جا کر تھامسن میکلین کی فیکٹری پر قبضہ کرتا ہوں۔ اس فیکٹری میں تھامسن میکلین کے سب سے وفادار افراد موجود ہیں، ان سب کو میں وہاں سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ فیکٹری میں تھامسن میکلین کی جگہ اب میرے آدمی کام کریں گے، میک براؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جب فیکٹری کا کنٹرول تمہارے پاس آ جائے تو مجھے زیرو کال کر دینا، باس نے کہا۔ یس باس، اوکے باس، میک براؤن نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باس کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔